नाटककार बनने की ज़रूरत बाबा साहब ने उस समय महसूस की, क्योंकि कल भी हमारा मीडिया नहीं था, आज भी हमारा मीडिया नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है। आज हम बात करेंगे नाटक की, और ये जो कला है, जिस तरीके से नाटक हमारे देश में चल रहा है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ से निकलने वाला यूथ, और क्यों ये नाटक इंडस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों से डिस्कस करने के लिए हमारे साथ में है वीरेंद्र सर। तो वेलकम टू द शो सर। तो मैं अगर जानना चाहूँ कि अश्वघोष जी कौन थे और उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन नाटक इंडस्ट्री में और इन सब चीज़ों में क्या रहा है बेसिकली। अश्वघोष ये भारत के प्रथम नाटककार थे। ओके। और इन्होंने बुद्ध चरितम जैसे महाग्रंथ लिखे। उसी के साथ उन्होंने सारीपुत्त प्रकरण, उर्वशी वियोग, ऐसे कई नाटक लिखे और संस्कृत नाटक लिखे। ओके। तो और वो केवल नाटककार नहीं थे, तो नाटक के निर्देशक भी थे। अच्छा। हाँ, उस समय के उन्होंने उस नाटक में जो उर्वशी वियोग नाटक था, वो नाटक में खुद संगीत दिया। अच्छा। खुद लाइट्स किए, खुद सॉन्ग्स लिखे, उसको गाया। अच्छा। लेकिन अश्वघोष का जो ये इतिहास है, ये कालांतर में इस व्यवस्था ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ठीक है। तो अश्वघोष ये देश के एक बड़े जाने माने मतलब कला उद्गाता थे, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। ओके ओके। हम जब बात करते हैं अश्वघोष की, तो शायद ये कालिदास जी से भी पहले के रह चुके। हाँ बिल्कुल, कालिदास जी का जो कालखंड है वो 5वीं सदी का है। और अश्वघोष जो है वो ईसा पूर्व पहले सदी के हैं। ओके। कहीं मैंने पढ़ा था कि अश्वघोष जी कनिष्क के टाइम पे चौथी बुद्ध संगति जब हुई थी, जिस दौरान बुद्धिज्म महायान और हीनयान में बढ़ गया, तो उस दौरान में अश्वघोष जी कनिष्क के सलाहकार थे। और उन्होंने कहते हैं कि बुद्ध चरित्र और बाकी सारे जो स्क्रिप्ट है महायानियों के लिए संस्कृत में लिख के दिए थे। तो बहुत ज़्यादा तब से संस्कृत में जो अब हम लोग आज स्क्रिप्ट देखते हैं, बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट हमें अश्वघोष के समय से दिखने लगती है कनिष्क के, और उसके पहले से जो है वो पाली भाषा में दिखती है। तो कालिदास से पहला होना अश्वघोष जी का, आपको क्यों लगता है कि सडनली वो गायब हो गए और उनके जो नाटक है और वो सब चीज़ें दिखने नहीं लगी बेसिकली? नहीं, मैंने तो जैसे पहले भी बताया कि बाबा साहब बताते हैं कि ये हमारा सांस्कृतिक लड़ा रहा है। और उस वजह से अश्वघोष जो एक ब्राह्मण कम्युनिटी से आते थे, उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया। अपना लिया। और उस कारण उन्होंने नाटक के माध्यम से बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है। और ये उस समय में बहुत सारे लोग, ब्राह्मण लोग भी और बाकी लोग भी बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा। जैसे कनिष्क के बारे में कहेंगे कि तो कनिष्क ने जब पाटलिपुत्र, जो बिहार कहते हैं, उस पर जब आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद में उन्होंने हिंसा नहीं की, वो पाटलिपुत्र पर अपना अधिपत्य इसलिए स्थापित किया कि ये वो अश्वघोष को अपना गुरु बना सके। और उनको वहाँ से लेकर जाकर, जैसे कनिष्कपुर कश्मीर है, तो वहाँ पर उन्होंने फिर तीसरे बौद्ध धम्म संगति का आयोजन किया। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। ऐसा सर, इसमें जब हम लोग नाटक की बात करते हैं, तो क्या बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भी किस तरीके से रंगमंच पसंद था, या उनके अंदर भी एक कलाकार था, ऐसा कुछ हमें देखने मिलता है कहीं पे? कुछ आप बता सके तो। देखिए, बहुत सारे एविडेंस है। अच्छा। कि बाबा साहब कला प्रेमी थे जी, और कला के साथ साथ बचपन से ही उनमें वो गुण था। ओके। वो जब उनके कालखंड में, जब वो मुंबई में रहते थे, जो चाल बोलते थे, वहाँ पे रहते थे, उस समय में कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे, गणपति वगैरह का। तो उसमें वो अपने भाई आनंद के साथ में तबला बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे। अच्छा। और कुछ बातें वो जो परंपराओं से आती है, उसका विरोध भी वो डायरेक्टली उस प्रोग्राम में करते थे। ओके। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे एविडेंस है। तो वहाँ से लेकर इधर जब बाबा साहब एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में जब बीए कर रहे थे, तब उन्होंने शेक्सपियर का किंग लियर, ये नाटक उन्होंने खुद अनुवादित करके प्रहसनी के रूप में उन्होंने वहाँ प्रेजेंट किया।
तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ जब मिलिंद कॉलेज में वो पढ़ाते थे औरंगाबाद के, तब वो उन्होंने विद्यार्थियों से उन्होंने कहा कि आप लोगों ने नाटककार बनना चाहिए। अच्छा। तो नाटककार बनना ये जब बाबा साहब कहते हैं तो इसका महत्व आज की पीढ़ी ने समझना अत्यंत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। ओके। उसके साथ ही बाबा साहब जब फॉरेन में थे तो यहाँ के जितने भी नाटक होते थे वो नाटक के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया वो वहाँ मंगवा कर उसके ऊपर वो चर्चा करते थे। मतलब अपना मत रखते थे। इस तरीके से ये था। उन्होंने बाबा साहब ने जब 56 में, जब 56 के पहले 55 में एक युग यात्रा ये म चिटनीस को लेकर एक नाटक की संकल्पना रखी। और उसका पहला मंचन जो है वो अपना औरंगाबाद के मिलिंद कॉलेज में किया। और उसके बाद 56 में ही बाबा साहब ने जब धम्म दीक्षा दी उसके दूसरे दिन 6 लाख लोगों के समक्ष युग यात्रा इस नाटक को प्रेजेंट किया। तो ये एक विश्व का इतिहास है कि एक साथ 6 लाख लोग उस समय में कैसे ये नाटक देख सकते हैं और क्या प्रतिक्रिया हुई है। और वहीं से एक कल्चरल मूवमेंट हमारे समाज में और देश में बड़े पैमाने पर होने लगा। फिर दलित रंगभूमि का भी निर्माण उसके बाद में हुआ। अनेक नाम नाटक को दिए गए हैं, इस आंदोलन को दिए गए। तो इस तरीके से बाबा साहब के कई ऐसे पहलू हैं। जैसे बाबा साहब एक ये बजाते थे, वायलिन बजाते थे। बाबा साहब को तबला बजाने में इंटरेस्ट था। तो ये जो सारी चीज़ें जो कल्चर को जैसे हम कहते हैं कि एक स्टेट ऑफ माइंड एंड वे ऑफ लाइफ, मतलब ये एक जीवन जीने की कला होती है ना। तो ये बाबा साहब ने जब समझा और उन्होंने ये मूवमेंट, जब बाबा साहब भाषण देते थे वो जब शुरुआत उन्होंने की आंदोलन की, तो उस समय में पहले ही सारे लोग बाबा साहब से जुड़ते नहीं थे। बराबर। लेकिन बाबा साहब जैसे एक दरी डालकर लोगों को, कुछ लोगों को बिठाकर उसके पहले वो एक कला की प्रस्तुति वहां पर किया करते थे। जैसे जलसे की प्रस्तुति बाबा साहब पहले रखते थे। तो उस कारण फिर और लोग आने लगे क्योंकि उस समय खाने को, पीने को और अवस्था बहुत खराब थी। और जिनके पास खाना ही नहीं है वो भाषण क्या सुनने जाएंगे। करेक्ट है। तो वो फिर कला से उत्साहित होकर लोग बाबा साहब से जुड़ते गए। और फिर बाबा साहब के जो विचार है वो समझने लगे और फिर वो आंदोलन को गति मिली। तो ये ताकत है थिएटर की। जी। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि बाबा साहब कहीं ना कहीं कहते भी है, उनके कुछ कोड भी है कि क्यों यूथ ने नाटक की ओर या फिर इस तरीके की कला की ओर जाना चाहिए। उनका कोई एक शायद आप कोड भी बता रहे थे बीच में। हाँ, मैंने तो जैसे बताया कि नाटककार बनने की ज़रूरत बाबा साहब ने उस समय महसूस की, क्योंकि कल भी हमारा मीडिया नहीं था, आज भी हमारा मीडिया नहीं है जिस तरीके से चाहिए। आप लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक ये माध्यम है। जैसे महात्मा फुले ने भी ये माध्यम को समझा उस समय में, और तृतीय रत्न ये नाटक महात्मा फुले जी ने लिखा। और केवल लिखा नहीं तो उसके प्रेजेंटेशन भी महात्मा फुले जी ने लिखे। तो ये जो सारा जो एक अश्वघोष से लेकर महात्मा फुले तक, या फिर हम लोग जब जंगल में रहते थे तो उस समय में हम लोगों ने जो लोक कलाओं का निर्माण किया, तो उसके बाद में बाबा साहब ने वो चीज़ों को समझा और उसको आगे लेकर गए। एक तो बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बुद्ध भी बांसुरी बजाते थे, बुद्ध भी चित्र निकालते थे। तो ये कला का जो ये सारी चीज़ें हैं तो ये हमारे खून में ही है। लेकिन आज ये व्यवस्था ने इसका व्यवसायीकरण करके ये सारी चीज़ों को अपने पास में लेके चले गए और हम लोग ये चीज़ों को नहीं समझ पाए। तो मुझे ये लगता है कि ये आज समझने की ज़रूरत है हमारे युवाओं ने, क्योंकि ये माध्यम है हमारे विचारों को लोगों तक पहुंचाने का। और उसके साथ साथ इसमें करियर के भी कई ऑप्शंस है। इसमें सर जब बात करते हैं बुद्धिस्ट और अम्बेडकराइट थिएटर की, तो ये बेसिकली क्या है? मतलब अगर हम आपसे पूछे कि बुद्धिस्ट थिएटर, अम्बेडकराइट थिएटर या इस तरीके के आज होने लगे हैं, आप खुद एक बहुजन रंगमंच चलाते हैं,
तो बेसिकली क्या करने की कोशिश है? देखिए, मैं तो यही बताते आया हूँ अभी तक आपको कि बुद्धिस्ट थिएटर ये जो केवल कला और संस्कृति का ये नहीं है, माध्यम नहीं है, तो इससे कुल समाज परिवर्तन का ये माध्यम है। ये मानव को केंद्रित रख कर दुनिया के हर इंसान का उत्थान करने की एक प्रक्रिया है। और ये जब हम लोग करने लगेंगे, जैसे बाबा साहब कहते हैं कि जिस समाज की संस्कृति जिंदा नहीं रहेगी वो समाज मृत अवस्था में चला जाता है। सही बात। तो कल्चर जो है, ये कल्चर हमको समझना पड़ेगा, हमको उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी और इसको हमको जिंदा रखने के लिए काम करना पड़ेगा जी। तो ये बुद्धिस्ट थिएटर और बहुजन थिएटर, जिसको दलित थिएटर भी कहा जाता है, कई नाम दिए कालांतर जैसे जैसे बदलते गया काल, वो सब बदलते गए नाम जी। लेकिन ये एक ही चीज है कि मानव ये केंद्र बिंदु रखकर मानव का विकास हो और उससे हमारा कल्चर, हमारा देश, हमारी दुनिया का हर इंसान एक अच्छे मार्ग पर चले। जी सर, तो ये जब बात करते हैं बुद्धिस्ट नाटक की, तो वो क्या है और उसके परिप्रेक्ष्य में आज के समाज की स्थिति क्या है बेसिकली? देखिए, थिएटर के संदर्भ में या हमारे थिएटर के संदर्भ में हम लोग दोनों परिप्रेक्ष्य को हम लोग अगर देखने की कोशिश करते हैं तो भारत का जो थिएटर है, रंगमंच है, नाटक है, ये पूरी तरह से धर्म बाधित है। ओके। और हमारा जो बुद्धिस्ट या अम्बेडकराइट थॉट्स को लेकर हम लोग जो थिएटर करते हैं वो थिएटर एक अलग विचारों का थिएटर है। तो हम लोगों ने पैरेलल थिएटर बनाने की कोशिश तो की है क्योंकि हमारे थिएटर को मार दिया गया है। तो पैरेलल थिएटर की ज़रूरत इसलिए मुझे महसूस होती है क्योंकि ये जो आज जो समाज में हो रहा है ये पूरी तरह से मनुष्य के विरोध में हो रहा है। मानवतावाद के विरोध में हो रहा है। तो फिर हमको इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की आज हम लोग ज़रूरत महसूस करते हैं। बुद्ध के जो विचार है वो विचार आजकल लोग पढ़ते नहीं है, युवा पढ़ते नहीं है, पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। तो इसीलिए ये एक प्रस्तुति का माध्यम है, प्रेजेंटेशन का माध्यम है, दृक् श्राव्य जिसको कहा जाता है। तो ये जब हम लोग प्रेजेंट करते हैं, फिर वो पथनाट्य नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, रास्तों पर हो, गली बाजार में हम लोग जब प्रेजेंट करते हैं, या फिर हम लोग प्रोसीनियम थिएटर की बात करते हैं तो प्रोसीनियम में भी करना हो, तो ये लोगों को चेंज करता है। क्योंकि सबसे पहले थिएटर जो है या अभिनय जो है वो हमारे दिमाग पर असर करता है, हमारे मन तक वो अपनी प्रक्रिया को ले जाता है। बराबर। तो मुझे ये लगता है कि ये दुनिया का बहुत बड़ा एक अस्त्र है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इस अस्त्र को जो समझेगा, क्योंकि कैसा है, आह्वान हर काल में आते हैं, तो वो आह्वान अभी थिएटर के लिए भी इंडिया में है और जात धर्म का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये होने के कारण इसकी जो क्रिएटिविटी है या कलात्मकता है वो पूरी तरह से मरती जा रही है। तो उसके कारण लोग इसके तरफ बहुत कम देखते हैं। तो ये देखने के लिए, ये समझने के लिए कुछ लोगों को स्पेसिफिक तैयार होने की ज़रूरत है जी, वो तभी वो हो पाए। बराबर सर। अब जब ये आप बुद्धिस्ट थिएटर पिछले 35 सालों से कर रहे हैं, 35 ईयर्स के आसपास हो गए इस चीज़ को करते हुए, तो इससे आपने क्या बदलाव देखा है बेसिकली इस जर्नी में, इन 35 ईयर्स में बेसिकली, कि अब जहां आपने स्टार्ट किया और अब की सिचुएशन हम अगर बात करें तो? देखिए, ऐसा है कि बहुजन रंगभूमि 1990 में हम लोगों ने उसका निर्माण किया। ठीक है। उसके पहले 90 तक पूर्व में बोलो या महाराष्ट्र में बोलो, दलित अम्बेडकराइट थिएटर बड़े जोरों पर चल रहा था। अच्छा। हर गली में, हर चौराहे पर नाटक ये होता था। हाँ। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन की मार इंसान पर पड़ने लगी, वैसे वैसे थिएटर
ये कम होता गया। ठीक है। मैं बचपन से खुद करता हूँ और आंदोलन ये हमारे घर से ही हमको मिला जी। हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ से दलित आंदोलन, बुद्धिस्ट आंदोलन या अम्बेडकर आंदोलन हम लोग जिसको बोलते हैं वो वहाँ से शुरुआत हुई। तो ये सारा परिणाम जो है वो हमारे ऊपर पड़ता गया। तो इस वजह से हम लोग इस क्षेत्र में आए और ये आंदोलन जो है ये आंदोलन आज कम पैमाने पर क्यों ना हो लेकिन हम लोग चला रहे हैं। और पहले जो था बच्चे अपने माँ बाप जो होते हैं बच्चों को इस क्षेत्र में भेजते नहीं थे क्योंकि समझते नहीं थे, उनको केवल शिक्षा पढ़ाई करनी होती है इतना ही हमारे लोगों को पता है। लेकिन उसके ऊपर हमारा जो व्यक्तित्व का जो एक निखार हो या फिर डेवलपमेंट हो वो होना कितना ज़रूरी है। ये जब हम लोग वर्कशॉप लेते हैं 90 से लेते हैं अभी तक हमारे वर्कशॉप भी चलते हैं और ऐसे बच्चे जो झुग्गियों में रहते हैं अच्छा। जिनको नाटक समझता ही नहीं तो उनके माँ बाप को क्या समझेगा। लेकिन इन बच्चों में एक ये सारी चीज़ें देखने के बाद में लगता है कि ये हम लोगों ने करना चाहिए लेकिन आह्वान उसमें खड़े दिखाई देते हैं। तो करना चाहिए तो जब वो बड़े होते हैं तो उनके कॉलेज के सवाल, उनके करियर के सवाल, उनके आर्थिकता के जो सवाल होते हैं ये सारे सवाल एक युवाओं के सामने आकर खड़े होते हैं और समाज का भी विरोध इस क्षेत्र में जाने के लिए बहुत होता है क्योंकि अभी तक वो जागरूकता नहीं आई है। तो उसके कारण वो हो रहा है, कम पैमाने पर हो रहा है। लेकिन आज जो हम लोग बुद्धिस्ट थिएटर को रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग हर जगह ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बुद्धिस्ट रंगमंच जो है वो हमारा मुख्य थिएटर है। हम लोग पैरेलल आज बोलते हैं लेकिन ये मुख्य थिएटर है पैरेलल। हाँ, तो ये तब से है सिंधु कल्चर से लेकर वहाँ के भी एविडेंस मिले हैं कि सिंधु कल्चर में भी थिएटर था। जैसे रोहित वेमुला का जो कोई गांव है अभी नाम मुझे याद नहीं है, वहाँ पे भी थिएटर मिला है। तो ये सारी चीज़ें जो है बुद्ध के काल में भी थिएटर होता था, वहाँ पे प्रेजेंटेशन होते थे। तो ये थिएटर को, ये सारी कला संस्कृति को, जितनी भी कला है, नृत्य है, गायन है, वादन है, शिल्पकला है, ये जो सारी कलाएं हैं इसको हमको पुनर्जीवित करना है। बराबर। तो इस माध्यम से हम लोग ये कर रहे हैं और कम पैमाने पर क्यों ना हो लेकिन युवा इसमें आ रहे हैं, करियर करने की सोच रहे हैं। कई हमारे बच्चे हिंदी फिल्मों में, मैं तो उनसे कहता हूँ कि आप हिंदी में काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मराठी में कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये स्पष्ट बात है जी, क्योंकि भाषा और सारी चीज़ें मायने रखती है उसमें। तो फिर बच्चे आज खुद होकर, मतलब कोई नहीं है उस क्षेत्र में अपना, तो उसमें वो खुद जाकर फिल्म फेयर तक के वो पहुँचते हैं और ये सारी चीज़ें हासिल करते हैं। ये मुझे लगता है ये हमारे आंदोलन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बड़ी जीत। सर, जब हम लोग थिएटर की बात करते हैं तो एक जनरलाइज बॉलीवुड पैटर्न हम लोग देखते हैं कि लड़कों को जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना है या फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो वो थिएटर सीखते हैं, वहाँ एक्टिंग की क्लासेस लगाते हैं। मुंबई में और बड़े बड़े शहरों में इसकी बड़ी बड़ी एकेडमीज़ है, वहाँ वो लोग सीखते हैं और उसके बाद में वो अलग अलग सर्टिफिकेशन लेके बॉलीवुड में अपना रिज्यूमे डालते हैं और अटेम्प्ट देते हैं, कोशिश करते हैं और फिर बाय हुक और बाय कुक किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसके बाद में उनका थिएटर छूट जाता है, वो थिएटर की तरफ देखते भी नहीं और आते भी नहीं है। तो आपको लगता है बेसिकली कि थिएटर सिर्फ और सिर्फ लोग पहली स्टेप की तरह यूज़ करते हैं और उसके बाद में थिएटर को भूल जाते हैं, या थिएटर करते रहने से उनकी लाइफ में बदलाव होते रहेगा? आपको क्या लगता है बेसिकली? मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअल थिएटर ये एक अलग चीज़ है, ओके, और फिल्म ये एक अलग चीज़ है जी। तो हम इन दोनों क्षेत्र को इकट्ठा करके हम लोग सोचना, ये मुझे ऐसा लगता है कि गलत है। अच्छा, और इसको हम लोग एक स्टेप बोल सकते हैं, ये भी मुझे मतलब डायरेक्टली पसंद नहीं है। ठीक है, तो हाँ,
थिएटर करो, फिल्म करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों को ये दो चीज़ों में कंपेयर जब तक नहीं करना आएगा तब तक आप ना थिएटर में सक्सेस हो सकते हो, ना फिल्मों में सक्सेस होते हो। और कैसे होता है कि रिज्यूम देना और फिल्मों में काम मिल जाएगा ऐसा नहीं होता है, या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में काम करके भी वो चीज़ें हमको आ जाएगी या हमको चांस मिल जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। मुझे जो 35 साल का जो अनुभव है, कई लड़के जिनको बोलता हूँ मैं कि थिएटर करो, उसको समझो, उसको सीखो, तो ये चीज़ें कुछ ही युवा दिमाग पर लेते हैं। अच्छा। हर लोग नहीं लेते क्योंकि उनको जल्दी होती है कि हमको फिल्मों में जाना है। करेक्ट है। लेकिन क्या होता है कि ऐसा करने से ना वो फिल्म कर सकते हैं, ना वो थिएटर कर सकते हैं, और वो फिर वापस आकर अपना काम करने लग जाते हैं। बराबर। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग वक्त दे रहे तो उसको समझकर, और आप लाख रुपए दे दो तो भी आपको अभिनय आएगा, ये नहीं हो सकता। क्योंकि अभिनय जो होता है या थिएटर होता है, ये एक एक्सपीरियंस होता है। जब तक आप इसमें मेहनत नहीं करोगे, एक्सपीरियंस नहीं लोगे, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। बराबर। सर, जब हम रंगमंच और आंदोलन की बात करते हैं, ये समाज पे क्या असर डालते हैं बेसिकली? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि 1995 तक हम लोग नुक्कड़ नाटक करते थे। हाँ। अभी जब ऐसी अवस्था है कि सरकार ने नुक्कड़ नाटकों को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। वो जैसे सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए वो करते हैं, लेकिन हमारे अम्बेडकराइट रंगमंच पर नुक्कड़ नाटक का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस योगदान में हम लोग भी बचपन से नुक्कड़ नाटक किया करते थे। जो लोग, आज थोड़ी सी स्थिति ठीक है, उस समय में बहुत सारे लोग गरीब थे, उनको उनके घर में टीवी तक के नहीं थी, वो पेपर नहीं पढ़ सकते थे। तो हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उनको समाज में क्या हो रहा है, बाबा साहब के विचार क्या है और क्या बदलाव लाना चाहिए, इस तरीके की बात हम लोग हमारे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विषयों को लेकर हम लोग लोगों तक रखते थे। उसके बाद में अब जबकि नुक्कड़ नाटक जब अब कम हो गया है, तो अभी जो हम लोग प्रोसिनियम थिएटर में जब करते हैं तो हमारा एक अलग से प्रेक्षक वर्ग बना हुआ है। तो लोग बड़े पैमाने पर वहाँ आते हैं थिएटर को, लेकिन गरीब या फिर जो काम करते हैं वो नहीं आ पाते हैं। तो इसीलिए आज नुक्कड़ नाटक की भी ज़रूरत है और प्रोसिनियम थिएटर की भी ज़रूरत है। तो इसमें करियर भी हो सकता है और एक आंदोलन हम लोग उसको साइमल्टेनियसली लेकर चल सकते हैं। तो हमारे बच्चे जो है अभी आज मुंबई में, दिल्ली में जो फिल्मों में काम करते हैं या एकेडमिक स्तर पर काम करते हैं, वो यहाँ आकर थिएटर करते हैं। ये मैंने आज देखा है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक उपलब्धि मुझे लगती है। अच्छा। तो ये भी हो रहा है कि लोग, लड़के समझ रहे हैं कि थिएटर का महत्व, समाज का महत्व, और हमारे इसमें केवल बुद्धिस्ट आर्टिस्ट नहीं होते हैं, तो बहुजन समाज के आर्टिस्ट होते हैं। बराबर। तो उनसे अपने को लड़ना भी पड़ता है, मतलब वहीं पे, क्योंकि उनको घर से परमिशन नहीं होती है। करेक्ट। और हम लोग यहाँ बाबा साहब बताते हैं और आंदोलन बताते हैं। तो ये हमारे में ही द्वंद होने लगता है। तो 3-4 साल तो इसी में भी चले जाते हैं। अच्छा। उसमें भी कुछ ओबीसी या अदर लड़के टिके तो वो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट। और नहीं तो फिर वो अपने रास्ते में वो मतलब खत्म हो जाते हैं एक तरीके से। तो ऐसी भी स्थिति है। इसके लिए हमको लड़ते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा। और ये जब हमारा कल्चर है, हमारा क्षेत्र है और हम इसके मुख्य ये है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको हमको समझना पड़ेगा और इसको हमको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। सर, इसमें जब हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को नाटक के तौर पर जब हम दिखाते हैं, या महात्मा ज्योतिबा फुले के या फिर जनता राजा, इस तरीके से अलग अलग आपके कुछ और नाटक है, गटर हो गया और कुछ और अलग अलग है, तो ये जब आप लोग प्रयोग करते हैं तो ये प्रयोग आप लोग बेसिकली
किस तरीके से इससे समाज में इम्पैक्ट देखते हैं? कि क्या आप लोगों को लगता है कि इससे लोगों तक वो जो पेन है, वो जो स्टोरी है, वो जो उनकी जो चढ़वड़ है वो पहुंच पाती है नाटक के थ्रू? बिल्कुल, जैसे मैंने 2 कालों का आपके सामने बात रखी जी, तो जब हमको शुरुआती दिनों में हर किसी को संघर्ष ये करना ही पड़ता है, और हम लोग कल्चर में संघर्ष कर रहे हैं जिसमें पूरा आधिपत्य व्यवस्था में इन लोगों का है जी। तो ऐसे इसमें हमको वो कहाँ टिकने देंगे? तो हम जब हमारे कंसेप्ट जो है, हमारे विषय जो है, या हमारा जो डिवोशन है, ये हम लोग जब तक समझेंगे नहीं और उस तरीके से देंगे नहीं, तब तक हम लोग उनके साथ में हम लोग स्पर्धा कर नहीं पाएंगे और उनके आगे नहीं जा पाएंगे। तो इस यात्रा में कई बार ऐसा हुआ है कि बहुजन रंगभूमि नाम है, थिएटर का नाम बहुजन रंगभूमि जी। तो आप सोचो कि बहुजन रंगभूमि नाम है और आप विश्व थिएटर को जीतना चाहते हो अपनी बात रखकर। बराबर, ये एक बहुत बड़ी बात मुझे दिखती है जी। और इस कारण हमको कई बार हमारे नाटक आरएसएस ने डायरेक्ट स्टेज पर चढ़कर बंद गिराए हैं। ओके। तो इस तरीके से हमारे कलाकारों को नागपुर या महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति है कि जो ओबीसी लोगों को लेकर मैं काम करता हूँ, उनको तैयार करता हूँ, उनको बहकाया जाता है। तो ये सारी व्यवस्था के तरफ से जो एक ये है, इन सबसे लड़ते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। तो ये जो है ये सातत्यता से ये अपने को सहना पड़ता है, ये सब ये करना पड़ता है। ऐसे इसमें जब हम लोगों का अश्वघोष जैसा नाटक, हम लोग पूरे हिस्ट्री का जो अश्वघोष है उस नायक को हम लोग आधुनिक काल में पुनर्जीवित करते हैं और ये सिद्ध करते हैं कि कालिदास नहीं, अश्वघोष भारत का पहला नाटककार है। करेक्ट। उसी के साथ में दूसरी बात ये है कि हम लोग मतलब मेरे नाटक यहाँ पे इतिहास निर्माण करने वाले नाटक हुए हैं। ओके। तो जैसे घायल पाखरा मेरा नाटक है, उसके 150 मंचन हो चुके हैं। तो ये एक हिस्ट्री है रंगभूमि के क्षेत्र में। अभी मेरा गटार जो है वो बड़े पैमाने पर उसके मंचन हो रहे हैं, उसके 90 मंचन अभी आज की तारीख में हुए हैं और वो भी होंगे। तो ये जो चीज़ें है जो आगे वाला है, उनके 1 से 2 मंचन नहीं हो पाते और हम लोग 100 मंचन सातत्यता से कर रहे हैं। बराबर। और वो व्यावसायिक तौर पर भी और आंदोलन के विषय को लेकर भी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये करना पड़ेगा, ये जब तक नहीं करेंगे, दिमाग में नहीं आएगा, तब तक चेंज कैसे आएगा? बिल्कुल सर। सर, जब आप नाटक या फिर एक किसी व्यक्ति की, अगर मैं एक ब्लैंक बच्चा है जिसको अब नाटक इंडस्ट्री या कला सीखनी है, तो उसको किस तरीके से आप लोग सपोर्ट करते हैं और क्या प्रशिक्षण देते हैं? बेसिकली ऐसा है कि मैं खुद आंदोलनवादी इंसान हूँ जी, और हमें जब समाज में चेंज लाना है तो जो बालक है, बच्चे हैं, इनके ऊपर फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बचपन से जब ये सारी चीज़ें जब सीखते हैं तो वो बड़े होते हुए उस चीज़ों को समझ पाते हैं, वो लोग समझ पाते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो ये ध्येय मेरा 90 से ही रहा है। ठीक है। तो और मैं बाल रंगमंच भी सातत्यता से चलाते आया हूँ। ठीक है। ऐसा एक भी साल नहीं है कि मैंने बच्चों का नाटक नहीं किया या प्रेजेंटेशन नहीं किया। ठीक है। दिल्ली तक के हम लोग प्रेजेंटेशन किए हैं जी, गोवा तक के किया है, बेंगलोर तक के किए हैं हम लोगों ने। हमारे मंचन सातत्यता से केवल महाराष्ट्र नागपुर में नहीं है जी, तो ऑल इंडिया में हम लोग करते हैं और सोच रहे हैं कि हम लोग हमारे विषय को लेकर बाहर भी जाए जी, कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों को लेकर जब हम लोग काम कर रहे हैं तो उनकी मेंटेलिटी को समझकर, उनकी प्रतिभा को समझकर हमको उनके ऊपर में काम करने की ज़रूरत मुझे महसूस होती है। और बच्चे जैसे एक जो खेती होती है ना, तो खेती में जो हम लोग बीज उगाते हैं, करेक्ट, वो वैसा ही उगता है जी। तो उसी तरीके का बच्चों के मन होते हैं, उसको समझना और उनको तैयार करना, ये बहुत ज़्यादा
ज़रूरी मुझे लगता है जी। तो बच्चे जो होते हैं या फिर हमारे समाज अभी तक आर्थिकता में सबल हुआ है, लेकिन इतना भी सबल नहीं हुआ है, और सबल लोग थिएटर की तरफ देखते नहीं हैं, फिर गरीबी लोग थिएटर की तरफ देखते हैं। तो उन बच्चों को बिना कुछ उनसे आर्थिक सहायता या फिर फीस न लेते हुए हम, मतलब मैं तो कई बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करता हूँ। 8-8 10-10 साल बच्चे काम करते हैं और यहीं पे बड़े होते हैं। बहुत अच्छा सर। तो ये ज़रूरी है कि बच्चे और युवा, ये दोनों जो वर्ग है, ये मैं टारगेट आगे बढ़ते हुए चले। सर, जब हम लोग बात करते हैं कि आर्टिस्ट बनाने की, और वो आर्टिस्ट नेशनल लेवल पे जाए, हमारे पास में विदर्भ की स्टोरीज होती है, काफ़ी सारी छोटी छोटी स्टोरीज होती है, वो भी दिखे फिल्मों में दिखे। हमारे जो नागपुर के या विदर्भ के एक्टर्स है आजकल अभी दिखने लगे हैं छोटे पैमाने पे, लेकिन किस तरीके से आप लोग अब कोशिश कर रहे हैं क्या उन्हें प्रमोट करने की कि आप बॉलीवुड की ओर जाए, मराठी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में जाए और नाम रोशन करे? इस तरीके से कोई अभी आप अगर नाम सजेस्ट करें या आपके कोई ऐसे प्रयास हो रहे हैं अभी? देखिए कैसा होता है, हमारे विदर्भ की स्थिति ऐसी है कि मेहनत नहीं कर पाते हैं। अच्छा। हाँ, और जैसे आपने जानता राजा का उल्लेख किया, तो महानाट्य हमारे नागपुर में बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरा भी खुद का महानाट्य चले हम प्रबुद्ध भारत की ओर है, उसके भी 20-25 मंचन हो चुके हैं इंडिया में। तो क्या होता है कि जब तक हम लोगों में मेहनत करने की और समझने की और पढ़ाई की क्षमता नहीं है, और वो विकसित करने की भी हम लोग क्षमता नहीं निर्माण करेंगे, तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। तो बच्चों को जब केवल स्क्रिप्ट देकर वो अभिनय कर ले, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे का जो पूरा जो अवलोकन है, पूरी जो चीज़ें हैं, वो उनको समझना और उनको हाथ से लेकर, उनकी आंखों से लेकर, उनके जुबान से लेकर, उनके बॉडी से लेकर, ये सारी चीज़ें किस तरीके से अभिनय के लिए और अपने व्यक्तित्व के लिए ज़रूरी है, ये मैं बेसिकली उनको सिखाता हूँ। तो इस चीज़ों से जब ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो है, ये समझेंगे और करने लग जाएंगे, तब वो अभिनय को समझ पाएंगे और तब वो आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसी सारी बारीकियाँ जो होती है अभिनय की, वो उनको समझना ज़रूरी होता है। और विदर्भ का प्रॉब्लम ये कि आजकल ऐसा है कि 2 पैसे मिल रहे हैं तो हम लोग फिल्म में काम कर लेते हैं और हम लोग फिल्म आर्टिस्ट कहने लगते हैं। ये बड़ी हास्यास्पद बात मुझे लगती है विदर्भ की। तो ऐसा नहीं होता है कि हम लोग एक नाटक में काम कर लिए तो हम बड़े हो गए, या फिर हम लोगों ने फिल्म में काम कर लिए। नहीं, हमको ग्रेट आर्टिस्ट अगर बनना है और हमको वैश्विक अभिनेता अगर बनना है, तो उसके लिए जो मेहनत होती है और जो एक मन का जो मनोबल होता है, वो मनोबल को जानना, समझना, ये एक अलग चीज़ होती है। और ये आज के लड़कों में कम है, तैयारी दिखती नहीं है। तो बॉलीवुड तो ये चीज़ है कि अगर हम लोग करते तो किसी का बाप हमको रोक नहीं पाएगा, बराबर, क्योंकि वो हमारे अंदर ही वो ताकत होनी चाहिए। वो ताकत यदि होती है तो हम लोग सक्सेस होते हैं, कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। तो बॉलीवुड तो एक बहुत छोटी चीज़ है। अच्छा, लोग हॉलीवुड की भी बात करेंगे आगे। बिल्कुल। और हमारे रंगमंच के कलाकार आपको बॉलीवुड में भी दिखेंगे, मराठी सीरियल्स में भी है, हिंदी फिल्मों में भी है, अभी फिल्म फेयर भी लिया है, और वो सातत्य से। लेकिन कास्ट और धन का भी प्रॉब्लम झेल कर उनको इस क्षेत्र में जाना है, तो कितना बड़ा युद्ध लड़ रहे होंगे वो। करेक्ट। तो वो भावनाएं जो काम कर रहा है उसी को पता है। तो मतलब ऐसा है कि सर आप चाहे आप नाट्यगृह में हो या बॉलीवुड में हो, कास्ट मैटर अ लॉट। बिल्कुल। अच्छा। कास्ट के सिवा आज भी नहीं है। ओके। और हम हमारे आइडेंटिटी पे लड़ रहे हैं। ओके। ठीक है, हमने एडजस्ट नहीं किया है। अच्छा। हमने श्री राम ऐसे ग्रुप का नाम नहीं रखा है जी। हमने स्पेसिफिक अलग होके कुछ ऐसा उल्लेख नहीं किया है। हमारे रंगमंच का नाम है बहुजन रंगभूमि। बराबर।
तो लड़ाई तो जारी है। लड़ाई जारी, बिल्कुल सर। जाते जाते सर, यूथ के लिए अगर आपका कोई मैसेज कि अगर वो नाट्य में आना चाहता है, थिएटर करना चाहता है और थिएटर करते हुए चढ़वड़ का काम करना चाहता है, तो एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड सर? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है हर घर से एक बच्चे ने, एक युवा ने थिएटर में आना चाहिए। और मैं पेरेंट्स से कहूँगा, रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ भेजना चाहिए। और जब हर घर का एक बच्चा थिएटर में आएगा जी, तो ये सारा कल्चर जो है वो जैसा सिंधु कल्चर से हम लोग बोलते हैं जी, या बुद्धिस्ट कल्चर से बोलते हैं, या बाबा साहब जैसे व्यक्तित्व, वैश्विक व्यक्तित्व की बात रखते हैं, तो ये अगर हमको लाना है जी, और इसमें करियर भी करना है और आंदोलन को भी सक्सेस करना है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे ऐसा लगता है। और ये अगर हमारे दिमाग में अगर ये ताकत है तो हम लोगों को हमारा सक्सेस कोई हमसे रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत सारी चीज़ों पे हमें बहुत सारा इंसाइट दिया, बहुत सारा नॉलेज दिया। उम्मीद करते हैं कि बहुजन रंगमंच बड़े बड़े कलाकार खड़े करे और वो बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्म, थिएटर सब जगह दिखे, एंड जो चढ़वड़ का काम है वो लोगों के घर घर तक पहुँचे। और जैसे आपने कहा कि एक घर से एक कलाकार निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा साहब ने कहा है कि मेरा एक भाषण की जगह पे, मेरे 10 भाषणों की जगह पे एक नाटक उतना इम्पैक्ट डालता है जितना मेरे 10 भाषण नहीं डालते। तो उसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि वो हो आगे, और आपको बेस्ट विशेस फॉर आपके आने वाले प्रयोगों के लिए। थैंक यू सो मच सर।